A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sudhapar, Bardhanganj. Today we are going to start chapter 5 Principles of Inheritance and Variation. Second last topic Mendelian disorders. ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है वो कंप्लीशन के लेवल पे आ गया है और लेवल पे क्या आ गया है 2-3-4 टॉपिक के बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ब्रॉडली genetic disorders may be grouped into two categories, Mendelian disorders and chromosomal disorders. नहीं, जब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, वो बीमारियां जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, यानी चाहे मदर के अंदर उस बीमारी की खराब जीन हो, चाहे फादर के अंदर उस बीमारी की खराब जीन हो, जब वो ऑफस्प्रिंग में आ जाता है तो उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं. तो ये डिसऑर्डर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन, दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमिन्ड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के जो डिजीजेस आते हैं वो ऐसे डिजीज होते हैं जहाँ पे किसी एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, सडन किसी वजह से जीन जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो ओरिजिनली जो उसको काम करना चाहिए था वो उसकी जगह कोई दूसरा फंक्शन जो है परफॉर्म कर देता है. These disorders are transmitted to the offspring on the same lines as we have studied in the principles of inheritance. तो ये जो बीमारियां, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये उसी तरह पास ऑन होते हैं आगे की जनरेशन्स में, जैसे कि हम लोग ने मेंडेलियन जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था. और जैसे पहले जनरेशन में सारे डोमिनेंट आते हैं, दूसरे वाले में डोमिनेंट के साथ रेसेसिव भी आते हैं, ये उन्हीं सब कुछ पैटर्न्स पे ये डिजीज भी ट्रांसमिट होते हैं. द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस. अगर ऐसी कोई बीमारी का ट्रेट है किसी भी फैमिली के अंदर तो पेडिग्री एनालिसिस यानी कि फैमिली ट्री बना के उसकी एनालिसिस जो है वो की जा सकती है. मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलक्यूटोनूरिया, थैलेसीमिया एक्सेट्रा. तो सबसे कॉमन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो ये सारे डिजीजेस हैं. It is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant or recessive. तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कई बार जो हेटेरोजाइगस होते हैं वहाँ पे डोमिनेंट जीन की वजह से उसके अंदर पी प्लांट के अंदर टॉल कैरेक्टर आ जाते थे, डॉर्फ वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था. तो होमोजाइगस जॉब कब होता था, जब दोनों ही खराब जीन आते थे, मम्मी से भी रेसेसिव आ गया, पापा से भी रेसेसिव आ गया पी प्लांट के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा कि डोमिनेंट और रेसेसिव डिजीज भी होंगी, यानी एक के अंदर क्या होगा कि जब दोनों खराब जीन आ जाएंगे तो रेसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा, और जब एक खराब जीन की वजह से भी अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो वो क्या होगी, डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में आ जाएगी. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. तो पेडिग्री एनालिसिस आप करोगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे पेडिग्री दी भी हुई है तो पेडिग्री एनालिसिस करने से समझ में आ जाएगा कि ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, मतलब वो जो ट्रेट जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जिसकी वजह से बीमारी हो रही है. सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया. तो ट्रेट को जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक किया जा सकता है, जैसे हीमोफीलिया के केस में. तो सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, जैसे कि अगर हम लोग को ये पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें कि 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे हमारी आंखों के कलर हो, हमारे बालों के कलर हो, हमारे स्किन का कलर हो, हमारे मसल्स का, ये सब सारी चीज़ें ये 22 पेयर्स वाले क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं. इनके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा 23rd पेयर होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा सेक्स क्या हो, वेदर मेल और फीमेल. ठीक है, तो अगर एक्स या वाई क्रोमोसोम पे अगर कोई भी फॉल्टी जीन है और उसकी वजह से कोई अगर बीमारी हो रही है तो वो किस में आ जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आ जाएगा.
It is evident that this X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to male progeny. A representative pedigree is shown in figure 5.14 for dominant and recessive traits. तो यहाँ पे हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, हीमोफीलिया की जो बीमारी होती है वहाँ पे जनरेशन जो है वो स्किप होता है, यानी कि जनरेशन स्किप ऐसे होता है कि मेल जो पेरेंट होते हैं, मोस्टली जो हीमोफीलिया जो बीमारी है वो मेल्स को ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, और यहाँ पे जो पापा का जो खराब जीन होता है वो बेटी उसकी कैरियर होती है और बेटी वो खराब जीन अपने बेटे को ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पे आपको डोमिनेंट और रेसेसिव डिसऑर्डर का यानी सिकल सेल एनीमिया और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का पेडिग्री दिया हुआ है। डिस्कस विथ योर टीचर एंड डिजाइन पेडिग्रीज फॉर कैरेक्टर्स लिंक टू बोथ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो वो मैंने अभी ऑलरेडी बताया था, 3-4 पेडिग्री मैंने सॉल्व करने के लिए भी दी थी, जिसका किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। बट okay, moving further, we are going to start with the disease. Hemophilia. This sex-linked recessive disease which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. तो ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। तो पहले कॉपी से पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो ये आ गया जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में पास ऑन हो जीन्स के थ्रू, उन्हीं को जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप्स के हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या हैं, जो कि सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से हो, वो मेंडेलियन हो गए। और चाहे क्रोमोसोम कम हो जाएं, एक्स्ट्रा आ जाएं, तो इसकी वजह से जो बीमारियां होंगी वो किस में आ जाएंगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। Suppose a mother is HIV infected and passes its virus to the baby, but this will not be called as genetic disorders. तो कई बार ये होता है कि वायरल इन्फेक्शंस के केस में जो वायरस होते हैं वो बेबीज तक ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो अगर कोई मदर जो है जो HIV इन्फेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बेबी भी जो है वो HIV इन्फेक्टेड हो जाएगा, HIV वायरस से। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहते हैं इसको। तो अगर मदर इन्फेक्टेड है और बेबी इन्फेक्टेड हो गया तो कहना तो ये चाहिए कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर किसी बीमारी को तभी कहेंगे जब कोई ना कोई मदर या फादर से जीन, DNA या क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा। जब तक ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी, यानी कोई ख़राब जीन मदर से या फादर से बेबी के अंदर आ गया, या कोई क्रोमोसोम खराब हो गया, या फिर DNA के खराब होने से अगर कोई बीमारी जब तक ना हो बच्चे के अंदर, तब तक उसको जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। तो वायरसेस के केस में जो भी बीमारियां मम्मी से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर नहीं आएंगे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, अभी बताया कि एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। तो जैसे ये क्रोमोसोम है जो कि DNA से बना हुआ है, उसके अंदर DNA प्रेजेंट है। तो नॉर्मल जो क्रोमोसोम है उसका जो DNA है उसके अंदर A की पेयरिंग से है T के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो जब एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होता है तो उसे कैसा म्यूटेशन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन होने की वजह से अब इसकी जगह क्या आ गया, साइटोसिन और ग्वानिन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ना तो इस क्रोमोसोम के शेप पे, साइज पे या नंबर पे कोई भी असर नहीं पड़ा, बस एक जीन चेंज हो गया। तो ऐसा चेंज जहाँ पे सिर्फ एक जीन अफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। A faulty gene is passed in the offspring following the patterns told by Mendel, so is called a Mendelian disorder। अभी एनसीईआरटी में बताया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में चीजें उसी तरह ट्रांसमिट होंगी आगे वाले जनरेशन में जैसा कि हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा है। दूसरी तरह का डिसऑर्डर्स क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जब डिसऑर्डर ही क्रोमोसोम से रिलेटेड है तो क्रोमोसोम के नंबर पे भी फर्क पड़ेगा, शेप पे भी फर्क पड़ेगा और साइज पे भी फर्क पड़ेगा। लॉस और गेन ऑफ वन ऑफ यू क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी या क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और इस क्रोमोसोम के एडिशन या डिलीशन के फिनोमेना को क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने में थोड़ा वो होगा, दिक्कत होगा। यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दो तरह के हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। जैसे अभी हम लोग हीमोफीलिया के केस में पढ़े थे कि हीमोफीलिया क्या है, एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड होगा यानी कि एक्स या वाई क्रोमोसोम अफेक्ट होगा, और ऑटोसोमल ये दो तरीके के हो गए। अब ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड दोनों ही दो तरीके के हैं, यानी कि डोमिनेंट और रेसेसिव। तो डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होते हैं ये हम लोग को पहले से ही पता है, पर सबसे पहले ऑटोसोमल देख लेते हैं। फॉल्टी जीन इज लोकेटेड ऑन एनी जीन फ्रॉम क्रोमोसोम 1 to 22। क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 के किसी भी क्रोमोसोम के जीन पे एक खराब जीन के प्रेजेंट होने से अगर कोई बीमारी होती है तो वो ऑटोसोमल डिजीज होता है। अब ऑटोसोमल डिजीज के भी दो टाइप्स हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। जब कोई एक खराब जीन की वजह से कोई बीमारी होगी तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, जब दोनों खराब जीन्स आ जाएंगे तो वो ऑटोसोमल रेसेसिव हो जाएगा। इसी तरह सेक्स लिंक्ड भी यही होगा, जो खराब जीन होगा वो एक्स या वाई क्रोमोसोम पे पड़ा रहेगा। तो डोमिनेंट होगा तो जो डोमिनेंट वाला क्रोमोसोम है उस पर प्रेजेंट रहा, और रेसेसिव के लिए दो खराब क्रोमोसोम की कॉपी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले म्यूटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 तरह का म्यूटेशन बताया था, जीनोमेटिक, क्रोमोसोमल और जीन, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर 2 ही दिया हुआ है और वही दोनों इंपॉर्टेंट भी है। एक है जीन के अंदर म्यूटेशन, यानी कोई एक जीन चेंज हो गया, दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो यहाँ पे फिर बताया कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोम्स। इसके पास जीन्स होती है किसके लिए, आई कलर के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए। जो लास्ट वाला होता है वो क्या डिसाइड करता है, सेक्स ऑफस्प्रिंग का, जिसे कि क्या कहते हैं, एलोसोम्स। अगर फीमेल है तो XX और मेल है तो XY। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैन बी डिटेक्टेड थ्रू एमनियोसेंटेसिस, यानी इससे पहले एमनियोसेंटेसिस पढ़ा हुआ है कि एमनियोसेंटेसिस क्या चीज होती है। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि टिश्यू की जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद निकाला जाता है, और उस फ्लूइड में कुछ फीटल्स के कुछ स्किन सेल्स भी आ जाते हैं। तो इस फ्लूइड को स्टडी किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि कहीं बेबी को कोई ऐसी सीरियस बीमारी तो नहीं है, कोई भी बीमारी, चाहे मेंडेलियन डिसऑर्डर की कोई बीमारी हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की कोई बीमारी हो, या कोई भी अदर कोई ग्रेव डिजीज जिससे कि वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, किसी तरह की रिटार्डेशन की प्रॉब्लम या किसी तरह की फिजिकल इनेबिलिटी की प्रॉब्लम। तो ऐसे में फिर डॉक्टर्स जो है वो पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं बेबी को अबॉर्ट करने के लिए। तो एमनियोसेंटेसिस की स्टडी इसीलिए की जाती है। तो एमनियोसेंटेसिस में अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है तो वो पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जीन की, कि कैसे जीन रहेंगे जो कि बीमारी कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह का जीन केस है। एक में है एक इंडिविजुअल के पास दोनों ही क्या है, नॉर्मल जीन है, तो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे, इंडिविजुअल बिल्कुल मस्त हेल्दी। दूसरा है एक नॉर्मल जीन है, एक म्यूटेटेड है। तो ये हम लोग हेटेरोजाइगस वाली कंडीशंस पी प्लांट के अंदर देखी थी। तो जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता था, रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो यहाँ पे भी वही होगा, नॉर्मल जीन जो है वो नॉर्मल प्रोटीन बनाएगी, म्यूटेटेड जीन जो है वो प्रोटीन या तो बनाएगी या तो खराब प्रोटीन बनाएगी या तो प्रोटीन नहीं बनाएगी। इस केस में किसी भी इंडिविजुअल को बीमारी तभी होगी अगर वो बीमारी ऐसी होगी जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाली। तो डोमिनेंट के लिए तो एक ही जीन काफ़ी है, वरना मोस्ट ऑफ द, अभी मैंने आगे बताया लिखा भी है कि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू बोथ रेसेसिव जीन्स,
यानी कि ज़्यादातर जो बीमारियां अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ज़्यादातर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो बीमारियां होती हैं वो दोनों ही खराब जीन आने की वजह से ही होती हैं। एक जीन वाला अगर आया तो वो बहुत कम ऐसी बीमारी होती है जो सिंगल डोमिनेंट जीन की वजह से होती है। तो म्यूटेटेड जीन रहेंगी दोनों ही, किसी इंडिविजुअल में अगर दोनों ही खराब जीन्स आ गए तो ऐसे व्यक्ति का बीमार पड़ना निश्चित है, क्योंकि एक भी जीन ऐसा नहीं जो नॉर्मल है जो केस को थोड़ा सा संभाल ले। दोनों ही खराब जीन है, दोनों ही खराब प्रोटीन बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे प्रोटीन, तो इस केस में इंडिविजुअल जो है वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स अभी बताया, ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर्स दोनों खराब जीन्स आने की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी जो होती हैं जो कि एक खराब जीन आने की वजह से भी हो जाती हैं। तो अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रेसेसिव और डोमिनेंट जो है हमारी, तो रेसेसिव के लिए क्या चाहिए होगा, दो खराब जीन किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। रेसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर तभी होगा जब दोनों ही खराब जीन है, यानी मम्मी से भी खराब मिला और पापा से भी। डोमिनेंट कौन सा बीमारी होगा, जब चाहे मम्मी का जीन डोमिनेंट है या पापा का जीन डोमिनेंट है, जो भी बीमारी कॉज करने के लिए एक ही जीन जो है वो काफ़ी है। तो सबसे पहले एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं, जिसको सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड अलग अलग होता है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, वो बीमारियां जो कि एक्स या वाई क्रोमोसोम के खराब जीन की वजह से होती हैं। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर क्या होगा, जो एक्स क्रोमोसोम के खराब जीन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स दो दिए हुए हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। दोनों ही क्या है, रेसेसिव डिसऑर्डर होंगे, यानी जब तक दोनों पेरेंट्स से खराब जीन नहीं मिलेगा तब तक ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया वाली बीमारी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को नहीं होगी। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कुछ स्टेट्स पढ़ लेते हैं, स्टैट्स जैसे डेटा। इट ऑकर्स इन अबाउट 8% मेल्स एंड 0.4% फीमेल्स। अगर 100% पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें 8% मेल को ये होती है और सिर्फ 0.4% फीमेल्स को। फीमेल्स को बहुत कम हीमोफीलिया बीमारी होती है, और होती उस केस में है जहाँ पे मदर और फादर दोनों इन्फेक्टेड हो, उसी केस में फीमेल्स को ज़्यादातर ये होती है। और मेल्स को बेचारे अगर एक खराब जीन भी आया तो उससे उसको हो जाएगा। एक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है, रेसेसिव डिसऑर्डर है। मोस्टली बहुत तरह के कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वाले जो पर्सन होते हैं उनको रेड और ग्रीन कलर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता, उनको हर चीज़ जो है वो ग्रे दिखाई देती है। इफ़ यू विल सी, जो फेसबुक के ओनर हैं मार्क जकरबर्ग, उन्हें भी रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इसीलिए वो ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं वो ग्रे पहनते हैं। ठीक है, अब हमारे आईज के अंदर कोन्स होते हैं जो कि 3 तरह के पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रेड एंड ग्रीन के बीच में होगा। तो सपोज करते हैं कि कोई फीमेल है, ये एक खराब जीन है, जो रेड कलर का दिख रहा है ये खराब जीन है। ठीक है, यानी कि इस फीमेल के अंदर इसके फादर से इसको ये खराब जीन मिला है, मदर से नहीं मिला है, किससे मिला है, फादर से। इसका दूसरा वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल नॉर्मल जीन लिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा मेल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस जीन का कैरियर है, सॉरी ये सी मतलब कि इसके पास, इस मेल को कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी तरह का जीन नहीं होता, यानी आई कोन के कलर का जीन वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन इस फीमेल के पास भी है, इस मेल के पास भी है, लेकिन ये फीमेल क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ कैरियर है इस जीन का, कलर ब्लाइंडनेस के जीन की एक कैरियर है, इसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस फीमेल हुई क्योंकि 2 तरह के जीन्स कैरी कर रही है,
एक कैरियर वाला जीन है और एक नॉर्मल जीन है। लेकिन मेल क्या है बेचारा, वाई क्रोमोसोम के पास तो कोई जीन ही नहीं है और एक्सपी जो है वो खराब वाला है। तो फीमेल तो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, वो सिर्फ कैरियर होगी। लेकिन मेल जो बेचारा है, एक ही खराब जीन है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। मेल्स कभी भी कैरियर नहीं होते हैं क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे कभी कोई जीन होता ही नहीं है। तो अगर उनका एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो मेल हमेशा कलर ब्लाइंड ही होंगे। ठीक है। फीमेल के अंदर कब आएगा, जब दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन होगा, उस केस में ही फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड बनेगी। ठीक है। तो कैसे पास ऑन होता है वो देख लेते हैं। अब कलर ब्लाइंड फीमेल है, यानी एक्सी वाला जो जीन है, ये कैरियर नहीं है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। तो फीमेल कैसी है, कलर ब्लाइंड है। मेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। तो इसका ये भी एक्सी और ये एक्सी, XN का मतलब क्या है, नॉर्मल मेल। वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन ही नहीं है, तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो गैमीट बनेंगे, तो एक्सी बनेंगे, तो एक ही जैसा हो गया, तो इसीलिए एक सिंगल एक्सी लिया हुआ है। अब एक बार इससे और एक बार इससे फ्यूज करा लेते हैं। तो जब XC इससे करेगा तो क्या बनेगा, XCXN। ये XC है, ये XN है, गैमीट क्या बन गया, ये क्या बन गया, XCXN, ये प्रोजेनी हो गई। ठीक है। जब दूसरी बार Y के साथ बनाया तो क्या बन गया, XCY। तो XCXN क्या बन जाएगा, कैरियर फीमेल हो जाएगी, यानी जीन आ गया बेटी के अंदर, और वो बेटी क्या है, कलर ब्लाइंड नहीं होगी। फिर बेटे के अंदर आया, मदर से XC और फादर से Y, बेटा कैसा हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है। एक खराब जीन आया, फादर तो नॉर्मल था लेकिन माँ से इसको ये खराब जीन मिल गया। ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर एंड ऑल सन्स विल बी कलर ब्लाइंड। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बेटियां हैं वो बीमारी की कैरियर हो जाएंगी और जो बेटे हैं वो उस डिजीज को इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है। वो कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे एक चीज और होती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे सपोज करते हैं पहले केस में फीमेल जो है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाले का जीन क्या था, XN। लेकिन मेल जो है यहाँ पे वो कलर ब्लाइंड है, मेल का एक जीन खराब है, वाई पे कोई जीन ही नहीं है, तो यहाँ पे एक गैमीट बन गया XN। अब इसको किससे फर्टिलाइज करेंगे, एक बार XN को XC से, एक बार XN को Y। रिजल्ट क्या होगा F1 जनरेशन में, फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम X जिसके अंदर आ गया फीमेल, जिसके अंदर एक X एक Y हो गया, वो मेल हो गया। तो फीमेल क्या हो गई, कैरियर हो गया, मेल क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये F1 जनरेशन में हो गया, यानी बेटा बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन बेटी जो है वो क्या हो गई, बीमारी की कैरियर हो गई। अब जब इस कैरियर बेटी की शादी किसी नॉर्मल मेल से होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल जो है वो 2 तरह के गैमेट बनाएगी, एक XN और एक XC। मेल से भी 2 गैमेट आएंगे, एक XN और एक XY। तो एक बार XN इसके साथ जाएगा, एक बार XN Y के साथ जाएगा। इसी तरह एक बार XC XN के साथ जाएगा और एक बार XC क्या जाएगा, Y के साथ। 4 प्रोजेनी बन गई F2 में। XN डॉटर जो वो बिल्कुल नॉर्मल है, XN और XC बेटी क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। XN और Y बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन XC और Y बेटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में होता क्या है, इन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मेल्स passes faulty gene to his daughter who will then pass this faulty gene to her son. In criss cross inheritance faulty gene is never passed from male parent to his son. तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है, पापा के पास जो खराब जीन होता है वो उसको बेटी को दे देते हैं और बेटी जो है वो खराब जीन अपने बेटे को ट्रांसमिट कर देती है। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होगा, कभी भी पापा जो है वो खराब जीन अपने बेटे को नहीं देंगे, हमेशा ऑपोजिट वाले जेंडर में ये चीज जाता है, यानी पापा जो है हमेशा किसको देंगे,
बेटी को देंगे, और मम्मी जो किसको देती हैं, बेटे को। लेकिन ये क्रिस्कोसेंटाइटिस में ये मम्मी का केस ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा मेल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे मम्मी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमेशा खराब जीन जो रहेगा वो पापा के पास रहेगी, अगर ऐसा उनकी फैमिली पेडिग्री में है तो। अगर पापा के पास खराब जीन है तो वो अपनी बेटी को देगी, और बेटी जो है वो अपने बेटे को देगी। 1 जनरेशन इज स्किप्ड। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में एक जनरेशन स्किप होती है, यानी कि बेटी जो है वो सिर्फ कैरियर होती है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, पर बेटी जो है वो अपने बेटे को वो बीमारी पास ऑन करती है, तो एक जनरेशन छूट गया बीच में। तो कैसे समझेंगे? फॉल्टी जीन फ्रॉम मेल पेरेंट इन फर्स्ट जनरेशन, दैट इज कलर ब्लाइंड मेल, यानी कि कलर ब्लाइंड मेल जो है उसके पास खराब जीन है, उसने अपने खराब जीन को किसको दे दिया, बेटी को। ठीक है, सेकेंड जनरेशन हो गई, तो डॉटर कैसी हो गई, कैरियर हो गई। अब कैरियर डॉटर ये जीन किसको देगी, अपने बेटे को। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड ग्रैंडसन। तब हीमोफीलिया यहाँ से रीड कर लेते हैं। तो अभी बताया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, अनअफेक्टेड फीमेल से किसको जाएगी, मेल प्रोजेनी को। कई बहुत एक्सट्रीम केसेस में फीमेल्स के अंदर हीमोफीलिया होता है, वो भी देख भी लिया है, वरना तो फीमेल जो होती है वो सिर्फ कैरियर होती है इस बीमारी की। ज़्यादातर ये बीमारी अफेक्ट किसको करती है, मेल प्रोजेनी को। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग को पता है कि ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स वर्क करते हैं, जब कभी तो हमें जब चोट लगती है तो कुछ टाइम तक हमारा इंजरी से हमारी ब्लड निकलती है, उसके बाद ब्लड जो है वो क्लॉट करने लगती है, और आइडियली ब्लीडिंग टाइम भी 7 मिनट्स है। उसके ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है दैट कुड बी फैटल। जैसे सीरियस इंजरी के केस में होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग या कई बार एक्सटर्नल ब्लीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यही जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कई प्रोटीन्स उसमें वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो इन प्रोटीन्स की जो एबिलिटी होती है ब्लड को क्लॉट करने की, ये अफेक्ट होती है इस चीज़ में। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो जितने भी हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको एक, जैसे हम लोग को अगर हल्का फुल्का कट हो गया तो कुछ टाइम बीइंग में वो चीज़ रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पर्सन हीमोफीलिया से सफ़र कर रहा है तो उसको अगर कोई कट लग गया, अगर छोटा मोटा कट है तब भी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कोई मेजर इंजरी लग गई तो उतना ज़्यादा उनके अंदर ब्लड लॉस होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द इंडिविजुअल्स डाई। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। तो फीमेल क्या होती है, हेट्रोजाइगस फीमेल होती है, एक कैरियर वाला जीन लेती है और एक और नॉर्मल वाला, तो कैरियर वाला जीन जो है वो बेटे को पास कर देती है। ठीक है, the possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic, unviable in the later stage of life. तो अगर तो ये बीमारी किसी फीमेल को होगी तो उसी केस में होगी जब मम्मी से कैरियर वाला जीन आ जाए, पापा जो है वो हीमोफिलिक हो, तभी तो बेटी जो है वो, ये अभी पढ़ा था, ये क्या था, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि जब तक दोनों खराब जीन, यानी मम्मी से भी खराब जीन आया और पापा से भी, जब तक दोनों से खराब जीन नहीं आएगा तब तक बेटी को ये बीमारी नहीं होगी। The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease. तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो हीमोफिलिक थी, और जैसे कि ये सब रॉयल फैमिलीज के अंदर होता है कि लोग बहुत कम आउटसाइडर्स से शादियां करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने कजन्स और इन सब लोगों से ही शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी और ज़्यादा इनके कई जनरेशन्स में ट्रांसमिट हुई। तो इसीलिए क्वीन विक्टोरिया खुद हीमोफिलिक थी, उन्होंने अपने कई जनरेशन को ये बीमारी जो है वो पास ऑन की है। तो एक बार ये देख लेते हैं, हीमोफीलिया एक्स-लिंक्ड है, रिसेसिव डिसऑर्डर है,
क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करेगा, यानी कि एक जनरेशन जो है स्किप करेगा। एक्सएच खराब जीन है, ठीक है। हीमोफिलिक मेल, मोस्ट ऑफ द टाइम मेल को ही होगा। ब्लड डजंट क्लॉट इन दीज इंडिविजुअल्स, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर जो है वो उतना इफेक्टिव वर्क नहीं करते इसमें। For blood clotting, many factors are involved which are called blood clotting factor and these do not form due to defective genes. जो blood clot करने में हेल्प करते हैं जो फैक्टर्स, उनको blood clot factors कहते हैं। और खराब जीन की वजह से इन लोगों के हीमोफिलिक इंडिविजुअल्स के अंदर ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वर्क नहीं करते। दो तरह का हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर 8 की वजह से होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 वो काम नहीं करता है। और हीमोफीलिया बी जो है वो फैक्टर 9 या जिसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं उसकी वजह से होता है। हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉयल डिजीज, ठीक है, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। और क्वीन विक्टोरिया क्या थी, हीमोफीलिया के जीन की बीमारी के जीन की कैरियर थी, जिसको कि उन्होंने अपनी कई जनरेशन को पास ऑन किया था। So students, thanks for watching the video. In the next video, we will try to complete the topic. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.